नमस्ते जी, नमस्ते। कैसे चल रही है पढ़ाई भाई? फिजिकल टेस्ट है, तैयारी कीजिएगा भाई। ये कोरिलेशन नहीं आएगा, इससे पहले वाला जो है वो आएगा, यहाँ तक का। ये कौन कौन से हो गए थे? मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन और स्क्यूनेस और मोमेंट कोटोसिस। राम राम जी, राम राम। गुड इवनिंग जी। क्लियर है? तो एक तो जो एबीएसटी में है, एक तो बाकी बचा हुआ शायद वो। गुड इवनिंग। आप कहाँ थे इतने दिन? शायद बीच में एब्सेंट थे, खुशबू मीना। हम्म। तो एक तो देख लीजिए भाई, लिख दीजिएगा ना। एक तो क्या है? डिस्पर्सन है, एक स्क्यूनेस है, एक कुर्टोसिस है और एक मोमेंट है। इनके नोट्स जो है वो अपडेट करने हैं। अब ये क्लास के बाद जो है इनको नोट्स को अपडेट करके फिर जो है वो इनका कल क्लास के बाद में एक बार नोट से भी इनको बता देंगे ना। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे चल रही भाई ईएफएम आपकी तैयारी? सुमन चौधरी, आपकी कैसी चल रही है तैयारी? आपके तो ईएफएम है ना सुमन चौधरी? नमस्ते जी। बीच में मेरे भी हो गई थी एक दो दिन की छुट्टियां। बिल्कुल। शुरू करें भाई? शुरू करें। देखो ईएफएम के अंदर अगर आपके बेसिक्स जो है वो स्टेट्स के ठीक ठाक है फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर थोड़े बहुत लगते हो कि बेसिक्स में प्रॉब्लम है तो उस केस के अंदर बताइएगा। मैं ये जो है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी वाली और डिस्पर्सन वाली क्लास जो है वो वहाँ अपडेट कर दूंगा। बाकी का तो काम नहीं है, वो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग के लिए अच्छी है। तो उसको 1.5 या 2 की स्पीड में अगर एक बार चाहे तो आप देख लीजिएगा ना। भाई पिछला कोरोना भी बहुत ही बेकार था, नहीं आए तो ठीक है। शुरू करें भाई? ठीक है भाई, ठीक है। शुरू करें, कोरिलेशन शुरू करें। देखो अभी तक जो भी हम पढ़ रहे थे ना, जैसे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन वगैरह, वो सारी की सारी चीजें जो पढ़ते हैं ना, उसके अंदर क्या होता है, एक ही वेरिएबल होता है और उसी का अपन स्टडी करते हैं। जैसे मार्क्स है तो हम जो वो सिर्फ नंबर लेते हैं 10 स्टूडेंट के और उनके नंबर का जो क्या करते हैं, एवरेज कैलकुलेट कर रहे थे, डिस्पर्सन कर रहे थे, वगैरह वगैरह सारा कुछ जो वो कैलकुलेट कर रहे थे। को रिलेशन के अंदर क्या होगा, दो या दो से ज्यादा वेरिएबल होंगे। नॉर्मली अपन जो वो टू वेरिएबल के हिसाब से देखते हैं कि दो वेरिएबल है, उनके बीच में जो वो क्या है, किस तरीके का रिलेशन है, समझिएगा, है ना। तो अपने को यहाँ पर पढ़ना है कि जो दो वेरिएबल, सबसे पहले तो ये समझिएगा कि दो वेरिएबल के बीच में रिलेशन जो है वो पढ़ने की जरूरत कहाँ पड़ती है। तो इस चैप्टर के अंदर सबसे बढ़िया काम जिन्होंने किया था ना, उसके अंदर जो वो जिसके ऊपर क्वेश्चन भी आया था कि कार्ल पियर्सन और फ्रांसिस गैल्टन जो है, उन दोनों ने बहुत बढ़िया काम किया था। और दोनों जो थे वो क्या थे, बायोलॉजिस्ट थे। उन्होंने क्या किया कि भाई कुछ संबंध जो है वो स्थापित करने की कोशिश की कि भाई जैसे पेरेंट की हाइट ये है, जैसे एक थ्योरी चलती है कि भाई
समझिएगा, जैसे कि आज जो हमारा स्ट्रक्चर है, आज जो हमारे थॉट प्रोसेस है, वो सारे के सारे हमें लगता है वो हमारे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वो एक अकुमुलेशन है बहुत लंबे समय से। जैसे कि हमारी हाइट जो है वो हमारे पेरेंट्स, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स वगैरह, उन जो आगे हैं, उन फोर फादर जो है, उनसे कंटिन्यूस जो वो आई है। जैसे नाक का जो साइज है या आंख की जो साइज है, वो डिपेंड करती है कि आपके पेरेंट्स मतलब कि माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, उनसे जो है, उनकी पीढ़ी से जो है वो इसका क्या आता है, इम्पैक्ट आता है। हाइट के अंदर जो क्या होता है, इस तरीके का इम्पैक्ट रहता है। जैसे कि संदीप सर की हाइट जो वो ज़्यादा है और मेरी हाइट जो वो कम है, तो उस केस के अंदर संदीप सर के खानदान के अंदर जो हाइट अच्छी खासी रहती है, मेरे खानदान में नॉर्मल हाइट के ही रहे हैं। लेकिन संदीप सर मेरे बुआ के लड़के हैं, मैं उनके बुआ का लड़का हूँ, मतलब कि वो आटा साटा जो कहते हैं ना, उस तरीके से हो रखा है। संदीप सर के जो नाक का स्ट्रक्चर है, वो आ रखा है हमारे खानदान के हिसाब से। हमारे खानदान के अंदर नाक की साइज जो क्या रहती है, नॉर्मली थोड़ी बड़ी रहती है। तो वैसा वैसा ये बायोलॉजिस्ट जो थे, उन्होंने फादर और सन, उनके जो है हाइट और इनके बीच के अंदर रिलेशन जो वो तय किया कि भाई फादर की और मदर की हाइट ये रहेगी, तो उसके हिसाब से क्या उनके रिलेशन जो वो रहते हैं। समझ पा रहे हो बात? तो हाँ भाई, मतलब वो मेरे बुआ के लड़के और मैं उनके बुआ का लड़का हूँ, बचपन से ही साथ ही रहे हैं अभी तक। तो इस तरीके से जो है वो क्या होता है, उन्होंने स्टडी की। तो अब आपके दिमाग के अंदर ये आएगा कि सर ये को रिलेशन है, तो को रिलेशन का तो कोई स्टेट्स को जानने वाला जो है उसने दिया होगा। नहीं, कोई भी अगर रिसर्च करेगा ना, तो उसके लिए, रिसर्च के लिए उसे क्या चाहिए, स्टेट्स की जानकारी चाहिए। तो जब वो ये चीजें स्टडी कर रहे थे, तो उस दौरान उन्होंने क्या किया, डाटा को पढ़ने के लिए और डाटा को समझने के लिए उन्होंने क्या किया, उनके बीच में रिलेशन जो वो एस्टेब्लिश करने की कोशिश की। और सबसे बेस्ट मेथड भी जो है वो कार्ल पियर्सन ने ही दिया था। तो इसमें हम क्या करते हैं, दो जो वेरिएबल है, जो दो डाटा है, उनके बीच जो रिलेशन जो है उनको क्या करते हैं, स्टडी करने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ एक चीज समझिएगा, यहाँ एक चीज समझिएगा, दो वर्ड आते हैं। एक जो है वो है को रिलेशन, और एक जो है वो, एक तो है को रिलेशन और एक है कॉजेशन। इसका मतलब दोनों का मतलब समझिएगा, दोनों में कुछ फर्क है। दोनों में फर्क का क्या है, को रिलेशन जो है, इसमें क्या होता है, जैसे हम यहाँ जितने भी कोरिलेशन पढ़ेंगे ना, उसके अंदर एक चीज जो है वो लैक रहती है, एक चीज की कमी रहती है, कॉज एंड इफेक्ट। कॉज एंड इफेक्ट की क्या रहती है, कमी रहती है। जब भी हम कोरिलेशन पढ़ते हैं या जब भी हम कोरिलेशन मेजर करेंगे ना, तो उसमें एक चीज कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशन जो है वो नॉर्मली ऐसा है कि माना नहीं जाता है कि भाई होगा ही होगा। क्लियर है? तो हम ये एजम्पशन के अंदर, जैसे कार्ल पियर्सन आगे जब अपनी थ्योरी देगा, तो वहां पर उसने माना कि हम कॉज एंड इफेक्ट मान रहे हैं। कॉज एंड इफेक्ट का मतलब क्या है, जैसे कि समझिएगा, हम देख रहे हैं कि भाई बारिश कितनी है, रेनफॉल, और उसके हिसाब से हम देख रहे हैं कि हमारी जो है वो फसल जो है वो कितनी है, क्रॉप जो है वो कितनी हो रही है। क्लियर है? तो हमने कहा कि रेन जो है वो अगर 100 mm है, तो इस केस के अंदर जो है ये 10 बोरी जो है वो हो रही है। क्लियर है? और ये अगर 150 है, तो उस केस के अंदर ये जो 15 बोरी हो रही है। ये जो है वो अगर 200 mm है, तो उस केस के अंदर ये 18 बोरी होगी। तो यहाँ कोरिलेशन के अंदर हम क्या करेंगे, ये कोरिलेशन पढ़ तो लेंगे और कैलकुलेट भी कर लेंगे, लेकिन कोरिलेशन जो है उसके अंदर एक सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि वो ये एस्टेब्लिश नहीं कर पाता है कि ये हुआ तो ये हुआ। समझ पा रहे हो बात? जबकि साइंस जो है वो साइंस होता ही क्या है, बिल्कुल। तो साइंस जो होता है भाई, साइंस और आर्ट्स जब भी पढ़ते हैं ना, जैसे अपन अकाउंटिंग पढ़ते हैं, तो अकाउंटिंग कहते हैं, अकाउंटिंग एज एन, अकाउंटिंग जो है वो साइंस भी है और आर्ट्स भी है। तो साइंस का मतलब भी क्या है कि वहां पर क्या होना चाहिए, कॉज एंड इफेक्ट जो है वो रिलेशन होना चाहिए। क्लियर है? कि भाई रेनफॉल ये हो, तो उस केस के अंदर ये हाइट होनी चाहिए। अब कॉज एंड इफेक्ट नहीं होने का कई कारण भी हो सकते हैं, जैसे कि क्या हो, रेनफॉल एक अकेला कारण नहीं होता है। जैसे टेम्परेचर किस तरीके का है, फर्टिलिटी किस तरीके की, जमीन जो किस तरीके की, उसके अंदर जो फर्टिलाइजर किस तरीके के जो यूज किए गए, ऐसे बहुत सारे चीज जो होती है। जबकि यहाँ हम कोरिलेशन के अंदर नॉर्मली क्या करते हैं, दो वेरिएबल को, जैसे रेनफॉल और क्रॉप जो है उसी को स्टडी कर रहे हैं, तो इस वजह से हम कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन जो है उसको एस्टेब्लिश नहीं कर पाते। इस वजह से कोरिलेशन की शुरुआत में ये कहा जाता है, कोरिलेशन जो सबसे बेस्ट मेजर है दो
वेरिएबल के बीच संबंध स्थापित करने का। और कोरिलेशन जो है वो सबसे बड़ा डिजास्टर है अगर आप, क्योंकि कॉज एंड इफेक्ट के बिना ही आप जो बातें कर रहे हैं, इस वजह से इसका जो बिल्कुल अच्छे से इसका क्या किया जा सकता है, दुरुपयोग जो वो किया जा सकता है। जैसे कि क्लास के अंदर जो वो एक लड़का बाहर निकला और एक लड़की जो वो बाहर निकली, वो बेचारे यूं ही बाहर निकले थे, ऐसा उनके कुछ भी नहीं था, लेकिन बाकी क्लास वालों को लगा कि नहीं इन दोनों के बीच बात चल रही है वगैरह वगैरह। तो ये इस तरीके की बातें जो वो हो सकती है, क्योंकि इनके अंदर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन जो है वो क्या रहता है, हमेशा गायब रहता है। क्लियर है। जबकि ये जो वर्ड होता है कॉजेशन, ये वर्ड यूज होता है जब क्या हो, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन क्या हो उनके बीच। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन उनके बीच में जो क्या हो अगर है, तो उस केस के अंदर ये वर्ड है जो यूज होता है। क्लियर है। तो कोरिलेशन नहीं होने के कारण क्या क्या हो सकते हैं, कोरिलेशन नहीं होने के कारण हो सकते हैं या तो क्या हो, दोनों वेरिएबल जो हो क्या हो, बाय चांस एक जैसे चल रहे हो, कि भाई कि तुक्के से ही क्या हुआ, एक जो है वो बारिश ज्यादा हुई और फसल जो वो ज्यादा हो गई, इनके बीच में जो वो, ठीक है, इन दोनों के बीच में जो है बारिश यूं ही ज्यादा हुई लक बाय चांस, और उसके साथ साथ फसल जो वो क्या हो गई, ज्यादा हो गई। या फिर जैसे कि क्या हो गया, मल्टीपल फैक्टर जो है वो काम कर गए। मल्टीपल फैक्टर के अंदर कैसे, जैसे फादर की हाइट के हिसाब से जो है उनके सन की हाइट की अगर स्टडी करें तो नॉर्मल ये होता है कि जैसे पिता की हाइट होगी उसके हिसाब से जो वो क्या होगी, उसके बच्चे की हाइट होगी। लेकिन मान लीजिए उन्होंने कुछ जो है वो सही इंग्रेडिएंट जो है वो बचपन से यूज किए और उन्होंने बच्चे को दिए, जैसे कि अपने राजस्थान में चलता है, जैसे अपन कहते हैं कि हालिया कहते हैं, ऐसा कुछ होता है ना जो ब्राउन कलर का होता है, मैरून कलर का होता है, कि हालियो पाओ तो मतलब कि उसकी हाइट जो वो इंक्रीज हो सकती है, या फिर चीनी शक्कर जो है वो अगर उसको पिलाओ तो हाइट बढ़ सकती है। तो अब यहाँ पर आप अपन जो है वो क्या कर रहे हैं, फादर की हाइट और बच्चे की हाइट जो है वो उन दोनों को आपस में स्टडी कर रहे हैं, जबकि हो सकता है कि कुछ और अदर फैक्टर जो है वो भी यहाँ पर क्या करे, काम कर लाए, और इस वजह से उनका कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन जो क्या हो, एस्टेब्लिश नहीं हो। और या फिर दोनों क्या हो, म्यूचुअली एक दूसरे को क्या कर रहे हो, इम्पेक्ट कर रहे हो। जैसे कि समझिएगा, जैसे कि बाल लंबे थे तो बाल झड़ रहे थे, बाल झड़ रहे थे तो चिंता हो रही थी, ठीक है, और चिंता हो रही थी इस वजह से बाल झड़ रहे थे। समझ पा रहे हो बात, बाल झड़ रहे थे इस वजह से चिंता हो रही थी, और चिंता हो रही थी इस वजह से क्या हो रहे थे, बाल झड़ रहे थे। तो ये क्या है, एक दूसरे को दोनों इम्पेक्ट कर रहे हैं। समझ आ रही बात। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कॉज एंड इफेक्ट है कि ये वाला कारण हो रहा है उसकी वजह से ये इफेक्ट आ रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। दोनों जो वो क्या है, नहीं होता है, होना चाहिए लेकिन नहीं होता है। क्लियर है। लेकिन फिर आगे हम पढ़ेंगे, ये एक बार जो है पहले इसको जो बेसिक समझ रहे हैं, बाकी जैसे कार्ल पियर्सन जब पढ़ेगा ना, तो कार्ल पियर्सन ने क्या किया, अपनी एजम्पशन जो 3 एजम्पशन लिए उसमें से एक एजम्पशन ही उसने ले लिया कि भाई हम जो ये मान रहे हैं कि इनके बीच जो क्या होगा, कैजुअल रिलेशन होगा, मतलब कि इनके बीच जो कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशन होगा। क्लियर है। लेकिन समझ पा रहे हो बात। हाँ, तो इस तरीके देखो, होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, कॉज एंड इफेक्ट नहीं होता है, हो भी सकता है, लेकिन कई बार जो क्या होता है, ये जैसे अपन ने क्या कर दिया, इस तरीके के कोई रिलेशन जो एस्टेब्लिश कर दिए, और जिसके अंदर एक्चुअल में इस तरीके का कोई कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन था ही नहीं, दोनों बाई चांस ही जो है वो एक साथ चले, दोनों में जो है वो वेरिएंस के अंदर मान लीजिए एक साथ जो इंक्रीज हुआ या एक साथ डिक्रीज हुआ, इस तरीके का कुछ हुआ, और हमने मान लिया कि इनके बीच जो क्या हो, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन हो। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हो, को रिलेशन तो तब भी आ जाएगा, समझिएगा। समझिएगा, जैसे कि आपने क्या किया, ये डिसाइड करता है कि आपने जो वो स्टडी क्या क्या कर रहे हैं। जैसे कि आपने क्या किया, रेनफॉल
और एयरफॉल को स्टडी कर रहे थे कि रेनफॉल 100 mm थी, उस वक्त ये जो थे वो 3% थे, और ये जो है 150 mm थी, और ये जो है वो 5% हो गए, ये जो है वो 200 mm हो गए, और ये जो है वो 8% हो गए। अब दिखने में दोनों जो उनके अंदर क्या चल रहा है कि भाई एक, अरे पढ़ लो रे भाई, समझिएगा। तो यहाँ जो है वो क्या है, रेनफॉल और एयरफॉल का अपने को लगेगा क्या कि जैसे जैसे रेनफॉल इंक्रीज हो रही वैसे वैसे एयरफॉल इंक्रीज हो रहा है, लेकिन हो सकता है कि ये तो दोनों लक बाय चांस है, जो दोनों इंक्रीज हो रहे हैं, एक साथ इंक्रीज हो रहे हैं। समझ पा रहे हो बात? तो इस तरीके से भी अब कोरिलेशन कैलकुलेट करोगे आप, किसी भी तरीके से फॉर्मूले से कैलकुलेट करोगे, कोई भी तरीके से कैलकुलेट करोगे तो कोरिलेशन तो बता देगा। कोरिलेशन इनका कैलकुलेट करोगे तो वो बता देगा कि पॉजिटिव कोरिलेशन है, और दोनों एक साथ बढ़ भी रहे हैं। तो मान लीजिए उसने 0.8 भी कैलकुलेट कर दिया, तो वो तो कहेगा कि बहुत अच्छा खासा इनके बीच में क्या है, कोरिलेशन है, जबकि यहाँ पर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन जो है वो है ही नहीं। क्लियर है? तो यहाँ बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है कि आपने डाटा कौन कौन से जो वो स्टडी कर रहे हो। क्लियर है? इस वजह से कहा जाता है कोरिलेशन एक बहुत बढ़िया और बेस्ट मेजर है, जिसे यूज करके हम क्या कर सकते हैं, एक से दूसरे की वैल्यू जो प्रिडिक्ट कर सकते हैं। लेकिन इसे जो वो एक तरीके से बहुत अच्छे तरीके से इसको क्या किया जा सकता है, यूज किया जा सकता है, अपनी बात को मनवाने के लिए गलत तरीके से भी इसका क्या किया जा सकता है, इस्तेमाल किया जा सकता है। अननेसेसरी कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन जो वो एस्टेब्लिश किया जा सकता है। यहाँ तक की बात समझ आई क्या? क्या यहाँ तक की बात समझ आई? क्लियर है? टाइप्स ऑफ कोरिलेशन के अंदर क्या करते हैं हम, सबसे पहला जो है वो बाइफरकेशन करते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव कोरिलेशन किसे कहेंगे? सिंपल सा है कि भाई जब दोनों सेम डायरेक्शन में हो, जब दोनों सेम डायरेक्शन में हो, जैसे कि मार्केट जो है वो इंक्रीज हो रहा है और कंपनी के शेयर के प्राइजेस भी इंक्रीज हो रहे हैं, या मार्केट डिक्रीज हो रहा है और शेयर के प्राइस भी डिक्रीज हो रहे हैं, तो वो दोनों अगर सेम डायरेक्शन में दोनों इंक्रीज हो गए, जैसे रेनफॉल इंक्रीज हुई और क्रॉप जो है वो इंक्रीज हुई, या फिर रेनफॉल कम हो रही है और क्रॉप भी कम हो रही है, तो ये क्या कहलाएगा, पॉजिटिव रिलेशन। जबकि अगर नेगेटिव की बात करें तो नेगेटिव में क्या होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन, की रेनफॉल इंक्रीज हुआ लेकिन क्रॉप जो है वो कम हो रही है, या फिर रेनफॉल कम हो रहा है तो क्रॉप जो है वो इंक्रीज हो रही है। टेम्परेचर बढ़ रहा है तो उस केस के अंदर जो फसल है वो क्या हो रही है, कम हो रही है, या फिर टेम्परेचर कम हो रहा है तो फसल जो है वो ज्यादा हो रही है, तो ये क्या हो जाएगा, हाँ, डिमांड एंड प्राइस, बिल्कुल। क्लियर है? तो ये पॉजिटिव है। इससे जो वो आप और क्या कह सकते हो, डायरेक्ट रिलेशन कह सकते हो, इसे डायरेक्ट कह सकते हो, और इसे क्या कह सकते हो, इनवर्स कह सकते हो। हाँ, इकोनॉमिक्स में जो है वो आपका आता है प्राइस एंड डिमांड, तो जो नेगेटिव है शायद प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड जो वो कम हो जाएगी, और प्राइस और सप्लाई का जो शायद पॉजिटिव है। क्लियर है भाई? इसके बाद में सेकंड आता है आपका लीनियर और कर्वी लीनियर। ये थोड़ा सा समझिएगा। लीनियर एंड कर्वी लीनियर। लीनियर रिलेशन कब होगा, जब एक कांस्टेंट रेशियो। कांस्टेंट रेशियो कैसे, समझिएगा, जैसे कि प्राइस एंड सप्लाई का, जैसे इनका कांस्टेंट रेशियो जो है वो है 1.5,
1.5 का मतलब क्या हो गया कि ये 10% से बढ़ेगा तो ये क्या होगा 15% से बढ़ेगा, ये 20% से बढ़ेगा तो ये क्या होगा 30% से बढ़ेगा। तो इस तरीके का जब रिलेशन होगा तो उसे हम क्या कहेंगे लीनियर रिलेशन, इसे हम क्या कहेंगे लीनियर रिलेशन। और इस वाले केस में हमेशा क्या होगा जब भी आप बनाओगे तो क्या होगी एक लाइन बनेगी, समझिएगा। जैसे ये आपका ग्राफ है, इसके अंदर जो क्या होगी ये प्राइस ले लिया आपने और ये सप्लाई ले ली। प्राइस जो है वो ये 5, 10, 15 और 20, ये जो है वो 5, 10, 15, 20, 25 और 30। तो क्या हुआ प्राइस जो वो 10% से बढ़ी, प्राइस जो वो 10% से बढ़ी, प्राइस जो वो 10% से बढ़ी और सप्लाई जो वो 15% से बढ़ी। फिर ये जो है ये कितने से 20% से बढ़ी और ये जो है वो 30% से बढ़ी। तो इस केस के अंदर जब आप ये ग्राफ बनाओगे तो ये क्या बनेगी एक स्ट्रेट लाइन जो वो बनेगी। ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और ये नेगेटिव भी हो सकता है। ये लाइन इस तरीके से बन सकती है यहीं पर अगर प्राइस और डिमांड का जैसे होता और वहां भी कांस्टेंट रेशियो होता कि भाई 1.5 गुना जो वो इम्पैक्ट आएगा, तो उस केस के अंदर जो वो लाइन क्या हो जाती इस तरीके से बन जाती। तो उस केस के अंदर लाइन जो वो क्या हो जाती बनती लाइन, लेकिन वो जो है वो लाइन इस तरीके से बन जाती। क्लियर है। तो लीनियर जो है वो पॉजिटिव लीनियर हो सकता है और लीनियर जो वो नेगेटिव लीनियर भी हो सकता है। कर्वी लीनियर क्या है जो लीनियर नहीं है, जहां कांस्टेंट रेशियो नहीं है। जैसे कि प्राइस 10% से बढ़ी तब तो सप्लाई जो वो 15% से बढ़ी थी और ये 20% से बढ़ी, तो फिर वो है उसका कुछ भी पता नहीं है, 16 से भी बढ़ सकती है, 30 से भी बढ़ सकती है, 35 से भी बढ़ सकती है। इस वाली सिचुएशन अगर होगी तो वो क्या होगी कर्वीलीनियर होगी। कर्वीलीनियर भी वापस क्या कर सकते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव के अंदर जो इनको कर सकते हैं। तो इस वजह से कहा जाता है कि जो कोरिलेशन है उसको हम इस तरीके से भी लिखते हैं कोरिलेशन। ये हो गया लीनियर और ये कर्वीलीनियर। लीनियर जो है वो आगे दो कैटेगरी में आ सकता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। कर्वीलीनियर भी जो वो क्या हो सकता है पॉजिटिव और नेगेटिव। सेम डायरेक्शन में है और कांस्टेंट रेशियो है तो लीनियर पॉजिटिव, अपोजिट डायरेक्शन में कांस्टेंट रेशियो लीनियर नेगेटिव। अगर कांस्टेंट रेशियो नहीं है लेकिन सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं तो वो क्या है पॉजिटिव कर्वीलीनियर। ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं और रेशियो जो कांस्टेंट नहीं है तो नेगेटिव कर्वीलीनियर। यहाँ तक में कोई डाउट हो तो बता दीजिए भाई। थर्ड इसका जो बाइफरकेशन किया जाता है सिंपल पार्शियल एंड मल्टीपल कोरिलेशन। समझिएगा, अगर दो वेरिएबल है और दो की ही स्टडी की जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं सिंपल कोरिलेशन। जैसे कि रेनफॉल बारिश और फसल, तो ये क्या है टू वेरिएबल है तो वो क्या कहलाएगा सिंपल कोरिलेशन। सेम ऐसा कैसा जो है वो हम आगे भी पढ़ेंगे रिग्रेशन के अंदर भी सेम वही दो वेरिएबल है तो वो सिंपल रिग्रेशन है, दो या दो से ज्यादा है तो उस केस के अंदर जो क्या हो जाएगा मल्टीपल रिग्रेशन हो जाएगा। मोर देन टू वेरिएबल, मल्टीपल टू वेरिएबल सॉरी मोर देन टू वेरिएबल होंगे तो दो चीजें हो सकती हैं। यहाँ समझिएगा थोड़ा सा ना, दो हो सकते हैं, एक तो पार्शियल कोरिलेशन और
मल्टीपल कोरिलेशन। जैसे समझिएगा, ये फसल जो है वो कितनी होगी, इसके ऊपर जो वो बहुत सारी चीजों का फर्क पड़ेगा, जैसे तापमान, टेम्परेचर, बारिश, भाई मात्रा इधर उधर हो तो चेक कर लीजिएगा ना, और बारिश का, और उर्वरक, क्या क्या इसे खाद बीज जो वो दी गई, ये सारी चीजें जो है इनका इम्पैक्ट बढ़ेगा। क्लियर है। अब एक तो तरीका एक जो है वो क्या है, हम इन सबको जो वो एक साथ स्टडी करें। अगर हम इन सबको जो एक साथ स्टडी करें कि फसल के ऊपर जो इन सब का क्या इम्पैक्ट है, तापमान का, बारिश का, और उर्वरक का, तो ये तो क्या कहलाएगा, मल्टीपल। ये तो क्या कहलाएगा, मल्टीपल। एक साथ आप क्या कर रहे हो, सबका इम्पैक्ट जो वो दे रहे हो। दूसरा तरीका क्या हो कि आपने क्या किया, फसल के ऊपर जो वो तापमान का इम्पैक्ट जो वो क्या कर रहे हो, चेक कर रहे हो। तापमान का इम्पैक्ट चेक कर रहे हो, बाकी को क्या कर दिया आपने, कांस्टेंट कर दिया। बारिश और इनको क्या कर दिया, बारिश और उर्वरक जो है वो क्या कर दिए, कांस्टेंट कर दिया। कांस्टेंट कैसे कर दिए कि उनको जो बारिश है वो कितनी मिले, वो बराबर मिले। समझ आ रही बात। बारिश जो है वो इस तरीके से रखा गया जैसे आपने ग्रीन हाउस वगैरह बना दिया, और पानी जो उनको क्या किया गया, बराबर ही दिया गया। अलग अलग जो है वो, जैसे अलग अलग छोटे छोटे खेत बनाए आपने सैंपल के लिए, छोटे छोटे खेत बनाए। अब इन सब में क्या है, बारिश मतलब कि पानी जो बराबर है, और उर्वरक जितने दिए जा रहे हैं, जो फर्टिलाइजर दिए जा रहे हैं वो कांस्टेंट है, वो एक जैसे हैं। सिर्फ चेंज क्या किया जा रहा है, तापमान चेंज किया जा रहा है। जैसे यहाँ 25 डिग्री किया, यहाँ 28 किया, यहाँ 30 किया, यहाँ 35 किया, यहाँ जो है वो 40 किया। बाकी सब क्या है, कांस्टेंट है। पानी कितना दिया जा रहा है, कांस्टेंट है, मतलब कि सब सब पार्ट में बराबर दिया जा रहा है। फर्टिलाइजर कितना दिया जा रहा है, सब में बराबर दिया जा रहा है। तो क्या होगा, है तो वेरिएबल तो दो से ज्यादा है, लेकिन अल्टीमेटली इंपैक्ट किसका चेक हो रहा है, तापमान का क्या इंपैक्ट है फसल के ऊपर, कि तापमान जब जब बढ़ रहा है तो फसल जो वो इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। तो इसे क्या कहते हैं अपन, पार्शियल। कि है तो दो से ज्यादा वेरिएबल, लेकिन दो के अलावा बाकी को हम क्या कर रहे हैं, कांस्टेंट करके पढ़ रहे हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, पार्शियल। और अगर दो से ज्यादा है, अब यहाँ पर इस वाली सिचुएशन में क्या होंगे, अगर अलग अलग जैसे खेत के टुकड़े जिनके ऊपर स्टडी कर रहे हैं, तो इनके ऊपर जो जितनी बारिश पड़े, जैसे इस खेत पे जितनी पड़े उतनी ठीक है, इस पे जितनी पड़े सब में अपने अपने हिसाब से। उर्वरक भी सबको क्या कहा, अपने अपने हिसाब से जो वो खेत के अंदर दीजिए। और टेम्परेचर भी जो है वो अलग अलग उनके हिसाब से रखा है। तो उस केस के अंदर जो क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, मल्टीपल हो जाएगा। क्लियर है भाई यहाँ तक की बात। क्लियर है यहाँ तक की, समझ रहे हो। यहाँ तक में कोई डाउट नहीं। अब समझिएगा, इसको कैलकुलेट कैसे किया जाए, तो इसके मेथड्स के बारे में बात करते हैं। वैसे है बहुत सारे, लेकिन सबसे ज्यादा पॉपुलर जो है वो कार्ल पीयरसन का ही है। सबसे पहला है स्कैटर डायग्राम।
और दूसरा जो है वो कोरिलेशन ग्राफ। तीसरा जो है वो क्या है, कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। हाँ, ये अपन यहाँ पर पढ़ेंगे, यहाँ आगे पढ़ेंगे, इसके अंदर कार्ल पियर्सन वगैरह हम पढ़ेंगे। इसमें अपन क्या करते हैं, जैसे एक वेरिएबल जो उसको क्या करते हैं, इंडिपेंडेंट मानते हैं। जैसे अभी अपन पढ़ेंगे, जैसे एक जो है वो चेंज हो रहा है, उसके बेसिस पे दूसरा जो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। जैसे कि रेनफॉल, बारिश जैसे जैसे बढ़ रही है उसके हिसाब से फसल में क्या चेंज आ रहा है, तो बारिश को तो हम क्या करेंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल रखेंगे, और जो फसल है वो हमारा क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट वेरिएबल। की फसल जो है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, बारिश के ऊपर जो वो डिपेंडेंट है, या फिर फसल जो वो जमीन की उर्वरकता के ऊपर डिपेंडेंट है, तो वहाँ उर्वरकता जो है वो क्या हो जाएगी, आपकी इंडिपेंडेंट हो जाएगी, और फसल जो वो क्या हो जाएगी, डिपेंडेंट हो जाएगी। इनको आगे और उनके नाम भी है, बेस जो इंडिपेंडेंट, उसे बेस वेरिएबल भी कहा जाता है, स्टैंडर्ड वेरिएबल भी कहा जाता है। क्लियर है? बाकी अलग अलग मेथड है, पहले अपन इन तीन को पढ़ते हैं ना। स्कैटर डायग्राम, देखो स्कैटर डायग्राम और कोरिलेशन ग्राफ के अंदर जो आपको कंफ्यूजन हो सकता है, इस वजह से इनको जो अपन क्या कर रहे हैं, पैरेलल पढ़ रहे हैं। स्कैटर डायग्राम और कोरिलेशन ग्राफ। देखिएगा, स्कैटर डायग्राम क्या कहता है कि आप क्या कीजिए, एक ग्राफ लीजिए। हमने कहा ठीक, ये लिया। उन्होंने कहा कि एक वेरिएबल आपका यहाँ रखिए, एक वेरिएबल आपका क्या कीजिए, यहाँ रखिए। इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ रख दिया, डिपेंडेंट जो वो यहाँ रख दिया। ठीक है, फिर क्या करो, जैसे x इतना है तो y कितना, हमने कहा x इतना था तो y जो वो इतना था, x यहाँ पर था तो y कितना था, यहाँ था। x यहाँ था तो y जो वो यहाँ था, मान लीजिए। इस तरीके से इन्होंने क्या किया, x के पैरेलल जो y क्या क्या स्थिति थी, क्या क्या थी, उसके हिसाब से हमने क्या किया, डॉट जो वो लगाए। क्लियर है? इस तरीके से हमने क्या किया, एक डॉट जो वो लगाए। ये जब डॉट लगा दिया हमने, फिर हमने क्या किया, इन डॉट के बीच में से एक इस तरीके से लाइन खींची, जो क्या हो, जिसके लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों तरफ जो अप्रोक्सीमेटली क्या हो, बराबर पॉइंट हो। जैसे कि हमने क्या किया, ये यहाँ से एक लाइन खींची। ये जो है, ये हमारी, इसे हम क्या कहते हैं, लाइन ऑफ बेस्ट फिट। इस तरीके से हम क्या करते हैं, स्कैटर डायग्राम जो बनाते हैं। अभी इसको एक बार आगे और देखेंगे वापस, क्योंकि इसमें अलग अलग तरीके से कैसे पता करते हैं कि पॉजिटिव है, नेगेटिव है, या किस तरीके का रिलेशन है। यहीं पर कोरिलेशन ग्राफ में समझिए, कोरिलेशन ग्राफ के अंदर थोड़ा सा चेंज क्या हो जाएगा, कोरिलेशन ग्राफ के अंदर जो क्या होगा, यहाँ जो होगा वो क्या होगा, टाइम वगैरह होगा। और ये कोरिलेशन ग्राफ आपने बहुत अच्छे से देखा भी है, कहाँ देखा है, जैसे मैच देखते हो आजकल आईपीएल वगैरह में, तो वहां पर आप क्या देखते हो, इस तरीके से देखते हो कि भाई ये जो है वो पहले चेन्नई खेल रही थी, तो चेन्नई ने इस तरीके से रन बनाए, यहाँ एक विकेट गया, फिर जो वो यहाँ रन विकेट गया, फिर जो वो इस तरीके से रन बनाए, फिर जो वो एक विकेट गया, फिर जो है वो ये जैसे 2 ओवर में ये स्थिति थी, 4 में ये थी, 6 में ये थी, 8 में ये थी, 10 में ये थी, 12 में ये थी, 14 में ये थी, और 16 में ये थी। पीछे आरसीबी ने बैटिंग शुरू की, तो आरसीबी ने 2 ओवर में, आरसीबी ने 2 ओवर में जो वो इतने रन बनाए, उसके बाद एक विकेट गया, फिर उसके बाद में उन्होंने और इतने रन बनाए, फिर दूसरा विकेट गया, फिर उनका क्या हुआ, इस तरीके से रन बनाए, फिर जो वो इन्होंने इस तरीके से बनाए, फिर जो वो यहाँ विकेट गया इस तरीके से, और ये इस तरीके से इनका मैच पूरा हुआ। तो यहाँ समझिएगा दोनों में फर्क क्या है, दोनों में फर्क समझिएगा। यहाँ क्या हो रहा है, दोनों वेरिएबल रखे गए हैं। क्लियर है? एक यहाँ वेरिएबल रखा गया, एक यहाँ वेरिएबल रखा गया, और उनके हिसाब से अपन क्या कर रहे हैं,
पॉइंट लगा रहे हैं और फिर जो वो बीच में लाइन खींच पा रहे हैं। कई बार ऐसी भी स्थिति आती है जहां लाइन नहीं भी खींच पाते, वो भी अपन देखेंगे। तो ये जो है ये तो क्या है, स्कैटर डायग्राम। क्लियर है। कोरिलेशन ग्राफ के अंदर क्या फर्क है कि दोनों वेरिएबल की लाइन है, समझिएगा, दोनों वेरिएबल की क्या है, अलग लाइन है। ये जो है वो जैसे चेन्नई की लाइन है और ये जो है वो क्या है, आरसीबी की लाइन है। तो यहाँ पर क्या है, दोनों वेरिएबल की अलग अलग लाइन है। क्लियर है। और ये जैसे यहाँ पर ओवर के हिसाब से हो गया, तो ये ऐसा है ओवर के हिसाब से हो सकता है, या फिर ये जैसे हमने क्या कर दिया, हमने ये जो है वो जैसे टाइम के हिसाब से कर दिया। मेनली इसका जो कोरिलेशन ग्राफ का इस्तेमाल जो टाइम सीरीज के अंदर होता है कि भाई जैसे ना 1900 में क्या स्थिति थी, फिर 2000 में क्या स्थिति थी, 2010 में क्या थी, 2020 में क्या थी, 2030 में क्या थी, और दो वेरिएबल जो भी है उन दोनों की क्या कर रहे हो, लाइन जो वो बना रहे हो। जैसे डिजीज कितने थे और उसके अगेंस्ट में हॉस्पिटल कितने थे, तो वो डिजीज की लाइन है और हॉस्पिटल की लाइन है। यहाँ जो वो कोरिलेशन का कैसे पता चलेगा कि ये डॉट जो वो कितने नजदीक है, यहाँ कैसे पता चलेगा कि ये लाइनें कितनी नजदीक है, जितनी ये लाइनें, आरसीबी नहीं जीता भाई, आरसीबी नीचे चला गया ना, चेन्नई ऊपर चला गया। शुरू में अच्छा खेला है आरसीबी, लास्ट में जाते जाते तो उसके विकेट गए, बेचारा नीचे चला गया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है समझिएगा, यहाँ दोनों वेरिएबल जो क्या है, दोनों वेरिएबल की अलग अलग लाइन है। यहाँ कोरिलेशन कैसे पता चलेगा कि ये लाइनें कितनी नजदीक है, यहाँ ये जो डॉट है उनके हिसाब से जो लाइन बनेगी उसमें हम अपन आगे स्टडी करेंगे, समझिएगा। कोरिलेशन ग्राफ में इतनी बात बनती है कि भाई ये दोनों लाइनें कितनी नजदीक है, उसके हिसाब से हम बता पाएंगे कि जो है इनका कोरिलेशन कैसा है। अगर दोनों एक डायरेक्शन में बढ़ रही है तो उस केस के अंदर पॉजिटिव है, और जितनी नजदीक है उतना उनका कोरिलेशन ज्यादा है, और अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में बन रही है तो उस केस के अंदर वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। कोरिलेशन ग्राफ की इतनी बात बनती है। जबकि स्कैटर डायग्राम जो है उसमें जो है हम पता करते हैं किस तरीके की सिचुएशन बनती है। अगर आपके एक्स और वाई के जो है वो इस तरीके से इंक्रीज होती होती जा रही है तो उसे हम क्या कहेंगे, ये जो है ये हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव कोरिलेशन, कि भाई ये पॉजिटिव है। दूसरा क्या हो, दूसरा ये हो कि जैसे ये अपना एक्स हो गया मान लीजिए, और ये हो गया अपना वाई। एक्स बढ़ रहा है, एक्स पहले मान लीजिए यहाँ था और वाई जो है वो यहाँ था। एक्स जो है वो क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, और वाई जो है वो क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। वाई जो है क्या, डिक्रीज हुआ। एक्स फिर इंक्रीज हुआ, वाई फिर डिक्रीज हुआ, एक्स फिर इंक्रीज हुआ, वाई फिर डिक्रीज हुआ। समझिएगा, देखो एक्स तो यहाँ से आगे जा रहा है, वाई यहाँ से क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है। तो एक्स जैसे आगे बढ़ा, वाई उसे नीचे आया, एक्स और आगे बढ़ा, ये और नीचे आया, ये और आगे बढ़ा, ये और नीचे आया। तो अगर इस तरीके की लाइनें बनती है या इस तरीके से डॉट बनते हैं जो क्या हो रहे हैं, इस तरीके से जा रहे हैं, उस केस के अंदर हम क्या करेंगे, इसे क्या कहेंगे, नेगेटिव कोरिलेशन। ये क्या हो जाएगा हमारा, ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव कोरिलेशन। अगर लाइनें जो है वो इस तरीके से बने, बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट डॉट जो है वो पॉइंट टू पॉइंट यहीं पर मिले, तो उसे हम क्या कहेंगे, परफेक्ट पॉजिटिव। और अगर जो है वो लाइनें इस तरीके से बने तो उसे हम क्या कहेंगे, परफेक्ट नेगेटिव। क्लियर है। और अगर आपके डॉट जो है वो इस तरीके से बन जाए ग्राफ के अंदर, ऐसे हम कहते हैं नो कोरिलेशन, जीरो कोरिलेशन, या एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन। नहीं, अगर लाइनें नजदीक है, अगर लाइनें नजदीक है, समझिएगा, आप खुद ही समझिएगा। जैसे दो मैच हुए, आप खुद ही सोचिए, ये दो मैच हुए, दो मैच हुए। पहला मैच जो था उसके अंदर क्या हुआ, इस तरीके से उन्होंने रन बनाए, फिर जो इस तरीके से गए, फिर इस तरीके से गए, फिर इस तरीके से गए, फिर इस तरीके से गए, और ये लास्ट में यहाँ पर 20 ओवर में उन्होंने इतने रन बनाए। दूसरी जो टीम थी उसने भी क्या किया, शुरुआत के अंदर जो वो रन इसी तरीके से बनाए, थोड़े से तेजी से बनाए, फिर यहाँ पर इनका भी विकेट गया, फिर ये जो है वो ये इस साइड में गए, और फिर जो वो इस तरीके से गए, और फिर जो वो ये इस तरीके से आए, और फिर ये इस तरीके से आए। एक तो ये कोरिलेशन है, एक ये मैच है, और एक मैच जो क्या हुआ उसके अंदर पहली टीम ने जो वो इस तरीके से रन बनाए, ठीक है, और दूसरी टीम जो है उसने इस तरीके से रन बनाए।
तो अब जो है आप दोनों में पता चल रहा है, इसे हम क्या कहेंगे कि टाइट मैच था, मतलब कि दोनों साथ चल रहे थे। तो ये क्या है, यहाँ पर कोरिलेशन क्या है, ज्यादा है। यहाँ कोरिलेशन जो है वो क्या है, ज्यादा है, और यहाँ कोरिलेशन जो क्या है, कम है। कि ये टीम तो साफ साफ ही जीत गई थी, क्लियर है, तो दोनों साथ कभी चले ही नहीं, तो यहाँ कोरिलेशन जो क्या है, कम है। तो ये लाइनें जितनी नजदीक होगी उतना उनका कोरिलेशन जो क्या होगा, ज्यादा होगा, और ये लाइनें जितनी दूर होगी उतना उनका कोरिलेशन जो क्या होगा, कम होगा। समझ आ रही है बात, क्लियर है भाई, यहां तक में कोई डाउट हो तो बताइए। क्लियर है। अब यहाँ पर दोनों के बारे में साथ में ही बात करते हैं, दोनों के बारे में, जो इनके मेरिट्स, जो वो मेरिट्स की बात करें दोनों की, तो मेरिट्स में इजी है और अट्रैक्टिव है, मतलब कि अच्छे तरीके से दिखाया जाता है। इस वजह से आज के टाइम में अगर किसी को स्टेट्स जो थोड़ी बहुत कम समझ आती है ना, तो उस केस के अंदर उसे मैच के अंदर जो डाटा का एनालिसिस, देखो आज के टाइम में इतना स्टेट्स इस्तेमाल होता है, ये ग्राफ के अंदर देखो अलग अलग जो प्लेयर के एवरेज एज वगैरह, जो उनका एवरेज एज का ग्राफ वगैरह, हर चीज जो है वो ग्राफ के हिसाब से प्रेजेंट करते हैं। तो कुछ भी नहीं है, स्टेट्स है। तो पहली बात तो ये इजी है और अट्रैक्टिव है। भाई वहां पर एक आप नंबर में बताओ और एक मैच जो उसको इस तरीके से ग्राफ में बताओ, तो ग्राफ में ज्यादा आसानी से समझ आता है। इस वजह से मैच के बीच में जब भी सेकंड पारी चल रही हो तो वहां पर क्या किया जाता है, ग्राफ के जरिए उसको बताया जाता है, क्योंकि आसानी से समझा जा सकता है। लेकिन इसका डीमेरिट्स क्या है इन दोनों का, दोनों का डीमेरिट्स है कि ओनली डायरेक्शन ऑफ कोरिलेशन पता चलता है, क्वांटिटी ऑफ कोरिलेशन नहीं। भाई डायरेक्शन तो पता चल जाएगा कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये तो पता चल जाएगा, लेकिन है कितना कोरिलेशन, वो जो है एग्जैक्ट अमाउंट जो है वो यहाँ पर पता नहीं चलेगा। क्लियर है भाई, क्लियर है यहाँ तक का, आगे बढ़े इससे। एस्टिमेट तो पॉसिबल है, ये तो कोई बात नहीं है, एस्टिमेट तो किसी से पॉसिबल कर सकते हो, लेकिन एस्टिमेट तो एस्टिमेट एस्टिमेट है। आप इसकी तारीफ थोड़ी करोगे कि मैं तो इससे एस्टिमेट कर सकता हूँ। समझ आ रही बात भाई, एस्टिमेट का क्या मतलब है, अल्टीमेटली तो स्टेट्स का मतलब यही है कि जहां आप क्वांटिटी को क्वांटिटी के रूप में बताओ, तो वो उस क्वांटिटी का कोई मतलब है। जैसे समझिएगा कि भाई किसी ने पूछा कि आप जो अपने पेरेंट्स से कितना प्यार करते हो, आपने कहा कि मैं बहुत सारा प्यार करता हूँ। तो हर कोई यही कहेगा बहुत सारा प्यार करता हूँ, लेकिन इसमें अपन जो है वो ये नहीं कह सकते कि इसमें ये ज्यादा अपने माता पिता से प्रेम करता है, ये ज्यादा माता पिता से करता है, क्योंकि क्वांटिटी नहीं है। क्लियर, एस्टिमेट जो है वो हर किसी से लगेगा। समझ आ रही बात। तो जो क्वांटिटी बताएगा, और भाई इनको पढ़ा जो जाता है ना, जैसे मेरिट्स और डीमेरिट्स जब भी पढ़े जाते हैं ना, तो वो क्या होते हैं, एक दूसरे के कंपैरिजन बताते हैं। जैसे किसी मेथड ने क्वांटिटी बताई है और किसी मेथड ने क्वांटिटी नहीं बताई है, तो उस केस के अंदर नहीं बताने वाले को कहेंगे तूने क्वांटिटी नहीं बताई, और बताने वाले कहेंगे वाह यार तूने क्वांटिटी बताई है। तो इसने क्वांटिटी नहीं बताई। अब एस्टिमेट तो आप कुछ भी कर सकते हो भाई। एस्टिमेट तो इसमें आपने कहा कि कोरिलेशन जो है, मेरे को लगता है इसमें आपने कहा कि बहुत अच्छा खासा है कि इसमें जो वो जबरदस्त कोरिलेशन, मैंने कहा कि ठीक ठाक कोरिलेशन है, किसी ने कहा कि हाँ ठीक ठाक ही, तो उसका कुछ जो है वो एस्टिमेट मतलब नहीं है इसका ना। इसके बाद में आया कार्ल पियर्सन, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा क्वेश्चन जहां से पूछे जा सकते हैं वो यही है,
कार्ल पियर्सन। कार्ल पियर्सन जो है वो आपने काफ़ी जगह पढ़ चुके हैं, क्लियर है। और अगर आपने कार्ल पियर्सन को यहाँ तक पढ़ा है, जैसे स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह में जो है पढ़ा होता है, तो वहाँ पर भी कार्ल पियर्सन को जब हम पढ़ते हैं तो उसके बेसिस पे कार्ल पियर्सन की पर्सनैलिटी को हम थोड़ा बहुत जान सकते हैं, और ये जान सकते हैं कि उसने जो भी मेथड दिए थे वो बेस्ट मेथड दिए थे, और उसके कुछ कारण जो थे वो भी थे, वो भी अपन इसको डिस्कस करेंगे। तो कार्ल पियर्सन जो है इसके बारे में बात करते हैं। कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, 19th सेंचुरी के अंदर जो है वो इसने एनालिसिस किया। और कार्ल पियर्सन खुद क्या था, एक फेमस बायोलॉजिस्ट था, और ये हाइट वगैरह के बारे में स्टडी कर रहा था। और उस वक्त उन्होंने क्या किया कि इस कोरिलेशन को किस तरीके से कैलकुलेट किया जाए, तो उसके लिए उन्होंने मेथड दिया। समझिएगा, बहुत आसान तरीके से समझिएगा। इसने कहा कि अगर आपको कोरिलेशन पता करना है तो उससे जो आप क्या करोगे, आर से डिनोट करो, कोरिलेशन को आर से डिनोट करते हैं। इसने कहा कि कोरिलेशन का पता करना है तो आप क्या कीजिए, उनका कोवेरियंस पता कीजिए। जैसे दो सीरीज है तो एक्स एंड वाई, कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई कैलकुलेट कीजिए, डिवाइडेड बाय क्या कर दीजिएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। हमने कहा कि भाई पहली बात तो हम आपसे कोरिलेशन का पता करने आए थे, और आप जो है वो क्या कर दिए, एक और नया वर्ड दे दिया, ये कोवेरियंस। ये कोवेरियंस ये क्या होता है, ये कोवेरियंस जो वो क्या है। तो उन्होंने कहा कि आपने एक वर्ड सुना होगा, वेरिएंस, एक वर्ड सुना होगा वेरिएंस। हमने कहा वेरिएंस तो हाँ, कहाँ सुना था, मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन के अंदर स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है उसका अगर स्क्वायर कर दें तो वो क्या बनता है, वेरिएंस बनता है, क्लियर है। और स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करते हैं सिग्मा टी एक्स स्क्वायर अपॉन एन, क्लियर है। अगर इसको अंडर रूट करते हैं तो उस केस के अंदर ये क्या बनता है, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला बनता है, क्लियर है। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला बनता है। ये तो आपका क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन। और स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर कर दो तो क्या बन जाता है, वेरिएंस बन जाता है। तो वेरिएंस जो वो कैसे बनता है, सिग्मा डी एक्स स्क्वायर अपॉन एन की पावर अंडर रूट है, मतलब पावर 1/2, और इसका स्क्वायर करना मतलब कि पावर मल्टीप्लाई बाय 2/1। तो इसका मतलब क्या है कि सीधी सी बात है, इसका स्क्वायर करना मतलब कि ये जो अंडर रूट है वो हटा दो, तो क्या हो जाएगा, सिग्मा डी एक्स स्क्वायर अपॉन एन, सिग्मा डी एक्स स्क्वायर अपॉन एन, ये जो वो वेरिएंस होता है, क्लियर है, समझ आ रही बात। तो हमने कहा कि एक बार थोड़ा सा याद दिला दो, ये वेरिएंस में आप क्या करते थे, तो उन्होंने कहा कुछ भी नहीं, हम सबसे पहले क्या करते थे, हमें जब डिस्पर्सन पता करना होता था कि ये जो सेंट्रल वैल्यू है, जो हमारा अर्थमेटिक मीन नॉर्मली हम लेके चलते हैं, इस अर्थमेटिक मीन से वैल्यू जो वो प्लस साइड में और माइनस साइड में कितना जा सकती है, ये हमें पता करना। तो हमने क्या कहा, हमने कहा कि अर्थमेटिक मीन की एक प्रॉपर्टी होती है कि समेशन करें, अगर डेविएशन के स्क्वायर करके उसका समेशन करें तो अर्थमेटिक मीन से करेंगे तो सबसे कम होगा। मतलब क्या है कि अगर आप सिग्मा सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर करेंगे तो ये क्या होगा, हमेशा मिनिमम होगा, ये हमें पता था। तो उसी हिसाब से उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस वेरिएंस को यूज किया, और उन्होंने कहा कि ये काम करो, आप क्या करो, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार जो है उसका स्क्वायर करके डिवाइड बाय एन कर दो, तो आपको क्या मिल जाएगा, वेरिएंस मिल जाएगा, आपको क्या मिल जाएगा, वेरिएंस मिल जाएगा। तो इससे क्या पता चलेगा, इससे पता चलेगा कि ये जो वैल्यू है, जैसे कि आपका अर्थमेटिक मीन आया है 10, और वेरिएंस जो है वो आपका है 2, सॉरी स्टैंडर्ड डेविएशन, इसका अंडर रूट कर दिया, स्टैंडर्ड डेविएशन है 2, तो इसका मतलब क्या है कि ये 10 से 2 इस साइड और इस साइड जाएगा, 12 और 8 तक जाएगा। और इसकी प्रोबेबिलिटी भी बता दी उन्होंने 67, ऐसा कुछ जो परसेंटेज बताया कि ये 2 स्टैंडर्ड डेविएशन जाएगा, तो इस तरीके से, इस तरीके से। हमने कहा ठीक है, वेरिएंस समझ आया, लेकिन आप यहाँ कह रहे हो कोवेरियंस,
आप जो यहाँ वर्ड यूज क्या कर रहे हो, कोवेरियंस। अब ये कोवेरियंस क्या है, उन्होंने कहा कि कोवेरियंस कुछ भी नहीं है, सिग्मा डी एक्स और डी वाई अपॉन एन। हमने कहा डी एक्स और डी वाई का मतलब, तो उन्होंने कहा कि सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार और सिग्मा वाई माइनस वाई बार डिवाइडेड बाय एन कर दो। हमने कहा वहां तो आप स्क्वायर कर रहे थे, यहाँ आप स्क्वायर नहीं कर रहे हो, सीधा जो है वो सिग्मा डी एक्स और डी वाई कर रहे हो, स्क्वायर नहीं कर रहे हो। उन्होंने कहा कि वहाँ स्क्वायर इस वजह से कर रहा था क्योंकि x माइनस एक्स बार का अगर मैं टोटल करता तो जीरो हो जाता, और मुझे क्या करना था, नेगेटिव वाला जो इम्पैक्ट था उसको क्या करना था, खत्म करना था। यहाँ ये आपस में दोनों स्क्वायर होंगे अपने आप, जो वो आपस में लड़ेंगे तो इस वजह से स्क्वायर हो ही जाएंगे, तो इस वजह से इसको करने की जरूरत नहीं। हमने कहा आप गलत कर रहे हो। जैसे यहाँ एक वैल्यू -5 है और एक वैल्यू +7 है, तो इनको तो गुणा करोगे तो -35 होगा। क्लियर है। तो हमने कहा कार्ल पियर्सन, हाँ -5 और -7 होता तब तो ये जो इनका गुणा जब करते तो प्लस का 35 हो जाता, लेकिन ये वाली सिचुएशन भी हो गई 5 × -7, तो ये -35 हो जाएगा। क्लियर है। तो हमने कहा कि यहाँ तो आपकी ये तो समस्या हो जाएगी, यहाँ -35 यहाँ +35, कुछ वैल्यू माइनस में कुछ वैल्यू प्लस में। कार्ल पियर्सन ने कहा कि पहली बात तो ये बताओ, आपको कहा किसने कि मुझे माइनस नहीं चाहिए, यहाँ समझ आ रही बात। डिस्पर्सन में मुझे माइनस नहीं चाहिए था, मुझे डिस्पर्सन का मेजर जो पॉजिटिव ही चाहिए था। यह मैंने आपको कब कहा कि मेरे को माइनस नहीं चाहिए, और इतनी देर हुआ आप ऊपर जो है वो टाइम पास कर रहे थे कि कोरिलेशन जो नेगेटिव हो सकता है पॉजिटिव हो सकता है, तो मुझे तो नेगेटिव भी चाहिए ना, हो सकता है कि इनके बीच रिलेशन नेगेटिव हो, तो मैं सबको पॉजिटिव अगर कर दूंगा तो फिर मेरा कोरिलेशन तो हमेशा पॉजिटिव शो होगा, तो मुझे नेगेटिव रिलेशन का तो कभी पता चलेगा ही नहीं। तो इस वजह से मुझे जो है वो ये नहीं करना, ये आपकी जो होशियारी है वो अपने पास रखो, मुझे स्क्वायर करने की जरूरत नहीं है। हमने कहा ठीक। तो उन्होंने कहा कि कुछ भी नहीं है, सिग्मा डी एक्स और डी वाई जो है उनको गुणा करो, सॉरी डी एक्स और डी वाई को गुणा करो डिवाइड बाय उनका सॉरी समेशन करके डिवाइड बाय एन कर दो। हमने कहा ठीक, कैसे। तो उन्होंने कहा कि जैसे ये आपकी सीरीज है 2 3 3 2 5 और 5 5 ने इसको 7 कर देते हैं, और ये एक आपकी सीरीज है 4 7 4 11 11 12 13 11 और 7 18, कितना आ गया इसका, 2 + 3 + 7, इसका आ गया एक्स बार जो वो 4, और इसका आ गया 4 + 7 + 7, कितना आ गया 18 डिवाइड बाय 3, कितना 6, 18 डिवाइड बाय 3 कितना 6। क्लियर है। तो उन्होंने कहा कि एक काम करो डी एक्स कैलकुलेट करो। हमने कहा डी एक्स कैसे, तो उन्होंने कहा 2 - 4, हमने कहा ये लो -2, 3 - 4 -1, 7 - 4 जो है वो 3। हमने कहा ये तो जीरो हो जाएगा, उसने कहा जीरो करने का कहा किसने, शांति तो रखो। हमने कहा ठीक है, 4 -6 जो है वो हो गए -2, 7 -1 प्लस का 1 और ये प्लस का 1। हमने कहा इसके भी टोटल जीरो हो गए। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, होने दो। फिर इसने कहा कि एक काम करो, इनको मल्टीप्लाई करो, इनको क्या करो मल्टीप्लाई करो। ये हो गया डी एक्स और ये हो गया डी वाई, -2 और -2 कितने हो गए, प्लस का 4, -1 और ये हो गए माइनस, और 3 और 1 1। फिर उसने आगे समझाया, उन्होंने कहा देखो अगर ये भी माइनस हो रहा है और ये भी माइनस हो रहा है तो प्लस होना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये भी माइनस हो रहा है और ये भी माइनस हो रहा है, इसका मतलब इनके बीच का रिलेशन क्या है, पॉजिटिव है। अगर ये माइनस हो रहा है और ये प्लस हो रहा है, या ये प्लस हो रहा है और वो माइनस हो रहा है, तो उनका रिलेशन जो क्या है, नेगेटिव है, तो माइनस होना चाहिए। क्लियर है। अगर ये भी प्लस हो रहा है और ये भी प्लस हो रहा है तो इनका रिलेशन पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव दिखना चाहिए। क्लियर है। तो उसने कहा कि एक काम करो, इनका टोटल करो। हमने कहा ठीक भाई, 5 में से एक है 4। उन्होंने कहा कि ये जो है 4 डिवाइडेड बाय क्या कर दो, नंबर ऑफ आइटम कितने, 3। क्लियर है। इससे क्या मिल जाएगा आपको, कोवेरियंस मिल जाएगा। इससे क्या मिल जाएगा, कोवेरियंस मिल जाएगा, कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई। टू कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक है क्या, हाँ 1.33। क्लियर है। तो ये तो हो गया कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई। हमने कहा ठीक है, कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई तो समझ आया।
आपने कहा ये कि आपको को रिलेशन कैलकुलेट करना है, हमने कहा, तो उन्होंने कहा कि आप आगे काम करो, को वेरियंस कैलकुलेट करो। हमने कहा कि वो कैसे कैलकुलेट करें, तो उसने कहा सिग्मा डी एक्स डी वाई अपन एन जो है वो कर दीजिए। लास्ट में मल्टीप्लाई गलत कर दिया क्या? अच्छा हाँ, ये गलत कर दिया भाई, ओके ओके ओके। 7 - अब सही है ना, 6 - 3 2। समझ गए ना, बात समझ गए? क्लियर है अब, ठीक है ना? अब ठीक है भाई, क्लियर है। हमने कहा कि अच्छा, ये आपने कहा को रिलेशन, उसके लिए आपने कहा को वेरियंस, हमने कहा ठीक है। हमने कहा देखो सर, अगर आपको पता होगा या नहीं होगा, लेकिन हम आपको कुछ चीजें याद दिलाते हैं। उन्होंने कहा कि बताइए। हमने कहा कि जब हम डिस्पर्सन जब कैलकुलेट कर रहे थे, तो उनके रिलेटिव मेजर जब कैलकुलेट करने होते हैं, डिस्पर्सन ही नहीं, सॉरी, ये स्क्यूनेस वगैरह जो है, उनके जब कैलकुलेट करने होते हैं, हम रिलेटिव मेजर जो है वो कैलकुलेट करने होते हैं। एक सेकंड में बता देता हूँ कौन से वाला एग्जैक्ट फॉर्मूला कौन सा था जिसमें ये यूज हुआ था। हम्म, हाँ, जैसे कि मीन डेविएशन वगैरह जब हम कैलकुलेट करते थे, तो हम क्या कहते थे कि मीन डेविएशन के लिए हम क्या करते हैं, ये इस तरीके से मीन डेविएशन कैलकुलेट करते हैं। और इसका जब रिलेटिव मेजर कैलकुलेट करना होता है, तो हम जो है वो, जैसे ये मीडियन से कैलकुलेट किया होता था, तो हम क्या करते थे, डिवाइड बाय मीडियन कर देते थे। अगर ये मोड से किया होता था तो डिवाइड बाय मोड कर देते थे। तो हम क्या करते थे, ये इस तरीके से डिवाइड कर देते थे कि जिससे ये कैलकुलेट होता है। तो हमने कहा कि ये कोवेरियंस आपका ये है, समझिएगा, थोड़ा सा समझिएगा ना। हमने कहा ये आपका कोवेरियंस है। अगर इस कोवेरियंस के अंदर जो वो आपने क्या कर दिया, सिग्मा डी एक्स डी वाई जो है, या फिर कोवेरियंस लिखिए, ये कोवेरियंस है। इसके डिवाइड में क्या कर दीजिए, अगर आप स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई लिख देते हैं, तो ये एक तरीके से कैसा काम करेगा, एक तरीके से कोवेरियंस का रिलेटिव मेजर जैसा है। समझिएगा कैसे, हम नॉर्मली क्या कहते हैं, जैसे हमने मीन डेविएशन कैलकुलेट किया, कि हमने मीन डेविएशन कैलकुलेट किया, जो क्या आया 4। हमने कहा कि मीडियन जो था वो 11 था, और 11 पे 4 का आया, मतलब कि हम क्या कहते थे, 4/11। तो हम क्या कर देते हैं, एक रेशियो जो वो, या एक परसेंटेज जो वो डिसाइड कर लेते हैं कि भाई 4/11 मतलब कि कितने का हो रहा है, 0.3636। तो ये क्या बन जाता है, एक तरीके से रिलेटिव मेजर, कि अगर 10 है तो 0.3636 हो जाएगा, सॉरी 10 है तो मतलब कि 3.636 का इसमें गैप आएगा। अगर वो 20 है तो इसमें उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2। तो ये इस तरीके से क्या बन जाता है, एक रिलेटिव मेजर बन जाता है। तो हमने कहा कि आप भी कुछ वैसा नहीं कर रहे हैं, ये कोवेरियंस है, उसके डिवाइड में क्या कर दिया, ये किसके बेस पे कैलकुलेट हो रहा है, कोवेरियंस वेरियंस के बेसिस पे। तो ये वेरियंस के हिसाब से आपने जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स लिखा और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई लिखा, तो कहीं कहीं कुछ कुछ वैसा नहीं लग रहा है। उसने कहा कुछ कुछ क्या, हम कौन सा मना कर रहे हैं, कोवेरियंस जो है उसका एक रिलेटिव मेजर जो है वही है कोरिलेशन, कोई इसमें हम कौन से छुपा रहे हैं। तो इस कोरिलेशन को जो वो ये कहा जाता है कि ये कोवेरियंस का रिलेटिव मेजर है, या ये कोवेरियंस के जो कोएफिशिएंट है, कोवेरियंस का जो कोएफिशिएंट है, उसे ही कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जो वो कहा जाता है। समझिएगा, लाइन क्या लिखी जाती है, कि क्या ये कहना सही है कि कोएफिशिएंट ऑफ कोवेरियंस को जो है वो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कहा जाता है, कि ये जो कोवेरियंस है उसको जब रिलेटिव मेजर में कन्वर्ट करते हैं, तो वो जो है वो क्या बन जाता है, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जो वो बन जाता है। तो हम यहाँ पर क्या कहते हैं कि ये कैसे होगा, तो हम कहेंगे
कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स और अंडर रूट वाई। यहाँ तक की बात समझ आई कि आराम से एक बार देख लीजिए। क्लियर है? यहाँ तक की बातें क्लियर है भाई सबको? कोई डाउट हो यहाँ तक का तो पूछ लीजिए। देखो कुछ भी नहीं है, समझिएगा भाई। जैसे अपन क्या करते हैं, रिलेटिव मेजर कैसे कैलकुलेट करते हैं, किसी का भी रिलेटिव मेजर कैलकुलेट करना मतलब क्या है। रिलेटिव मेजर का मतलब क्या होता है? रिलेटिव मेजर का मतलब होता है जैसे एक स्टूडेंट जो वो क्या हुआ 20 नंबर लेके आया 50 में से, और एक स्टूडेंट जो वो क्या लेके आया 40 नंबर लेके आया 80 में से। तो अपन क्या कर पाएंगे, क्या इनको कंपेयर कर पाएंगे कि ये 20 से 40 ज्यादा लेके आया इस वजह से जो वो ये होशियार है? नहीं। क्यों? क्योंकि ये 20 जो है वो क्या है 50 के ऊपर लेके आ रहा है, और ये 40 जो वो किसके ऊपर लेके आ रहा है 80 के ऊपर लेके आ रहा है। तो अपन क्या करते हैं, हम जो है ये एक पैरेलल लेवल पे लेके आते हैं। हम क्या कहते हैं कि भाई इसको बुलाया कि 20 लेके आया तू 50 में से, अगर 100 का टेस्ट होता ना तो तू कितना लेके आता 40% लेके आते। इसको कहा कि 40 लेके आया तू 80 में से, अगर तेरा टेस्ट 100 का होता ना तो उसके हिसाब से तू कितना करता 40 डिवाइडेड बाय 80 इंटू 100, तो तू तेरे परसेंटेज कितने बनते 50। फिर अपन क्या कर देते हैं, इनको कंपेयर कर पाते हैं। फिर हम क्या कर पाते हैं, इनको कंपेयर कर पाते हैं। सेम वैसा वैसा हम क्या करते हैं, जैसे हम मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन के अंदर जब हम ये मीन डेविएशन कैलकुलेट किया, तो हमने मीन डेविएशन कैलकुलेट किया तो पहली सीरीज जैसे एक्स का मीन डेविएशन आया 5 और वाई का मीन डेविएशन आया 6। तो हम ये नहीं कह सकते कि वाई जो है उसके अंदर डिस्पर्सन ज्यादा है। रीजन क्या है? क्योंकि ये कितने पे आ सकता है और ये कितने पे आ सकता है वो हमें पता नहीं। इसकी वैल्यू क्या है, किसके ऊपर 5 का चेंज आ रहा है वो पता नहीं, ये किस वैल्यू पे चेंज आ रहा है वो पता नहीं। तो हमने कहा कि मीडियन 2 आ तेरा तेरे ऊपर ही आ रहा है चेंज। तो इसको पूछा कि मीडियन तेरा कितना था 10, इसको पूछा कि मीडियन तेरा कितना था, उसने कहा कि मेरा मीडियन था जो 8 था। तो हम क्या कहेंगे कि 10 के मीडियन पे 5 का चेंज आ रहा है, मतलब कि तेरे ऊपर कितना चेंज आ रहा है 5 का चेंज आ रहा है कितने पे 10 के मीडियन पे। और इसको क्या कहेंगे तेरा जो है वो 6 का चेंज आ रहा है 8 के मीडियन पे। समझ पा रहे हो बात? इसको क्या कहेंगे, तेरा 6 का चेंज आ रहा है 8 के मीडियन पे। और इसको क्या कहेंगे, तेरा 5 का चेंज आ रहा है 10 के मीडियन पे। सेम वैसा का वैसा हमने क्या किया, ये दोनों का कैलकुलेट किया, एक्स और वाई का कोवेरियंस कैलकुलेट किया, कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई। ये एक सीरीज जो है एक्स एंड वाई थी, और एक सीरीज जो थी वो क्या थी, कोवेरियंस ऑफ ए एंड बी थी। इसका कोवेरियंस जो है वो आया मान लीजिए 15, और इसका कोवेरियंस जो वो आया 20। तो हम ये नहीं कह सकते कि इसके अंदर जो वेरियंस जो वो ज्यादा है, समझ कोवेरियंस जो वो ज्यादा है, मतलब सॉरी एक जैसा जो वो साथ चल रहा है। तो हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें इसे रिलेटिव मेजर में कन्वर्ट करना होगा। तो हमने कहा कि ये जो कोवेरियंस आया है ना ये किस पे है, दो सीरीज है। तो पहली सीरीज का जो वेरियंस है उसके हिसाब से स्टैंडर्ड डेविएशन वेरियंस का अंडर रूट कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो दोनों को मल्टीप्लाई भी करना है। समझिएगा, जैसे होना तो वैसे ही ये चाहिए था कि वेरियंस ऑफ एक्स इंटू वेरियंस ऑफ वाई, ठीक है। लेकिन स्क्वायर यहाँ स्क्वायर यहाँ स्क्वायर, फिर जो पावर जो 4 हो जाती है। इस वजह से हम क्या करते हैं, हमने कहा कि 15 का चेंज आया किस पे, अंडर रूट एक्स और अंडर रूट वाई के गुणा पे। सॉरी अंडर रूट नहीं, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई के गुणा पे। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई का मान लीजिए इस पे गुणा आ रहा है 150, और यहाँ पर जो वो आ रहा है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई का गुणा जो वो 100 का आ रहा है। तो हम क्या कहेंगे, यहाँ जो है वो 15 का चेंज आ रहा है कितने पे 150 पे, और यहाँ जो है वो 20 का चेंज आ रहा है कितने पे 100 के, इनके स्टैंडर्ड डेविएशन के मल्टीप्लाई होने पर। तो इस हिसाब से जो है वो क्या बन जाता है, ये एक तरीके से रिलेटिव मेजर बन जाता है। इस वजह से कोवेरियंस का जब कोएफिशिएंट कैलकुलेट करेंगे तो इस तरीके से करेंगे। तो हम इसको कई बार कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को कहा जाता है कि जब हम कोवेरियंस का कोएफिशिएंट कैलकुलेट करते हैं, कोएफिशिएंट का मतलब रिलेटिव टर्म,
तो कोवेरियंस का जब हम कोएफिशिएंट कैलकुलेट करते हैं तो वो क्या बन जाता है, कोरिलेशन का कोएफिशिएंट जो वो बन जाता है। कोवेरियंस का जब हम रिलेटिव टर्म यूज करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, तो वो कोरिलेशन का रिलेटिव टर्म बन जाता है। कोरिलेशन कभी एब्सोल्यूट टर्म में आएगा ही नहीं, वो हमेशा क्या होगा, रिलेटिव टर्म में ही आएगा, क्योंकि -1 से +1 के अंदर चलेगा कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तो अब समझिएगा, पहली पहले पहली लाइन समझिएगा, कोवेरियंस का रिलेटिव टर्म जब हम कैलकुलेट करते हैं तो वो कोरिलेशन का रिलेटिव टर्म बन जाता है। इसी लाइन को दूसरे तरीके से क्या बोल सकते हैं, कोरिलेशन के कोएफिशिएंट को जब कैलकुलेट करते हैं तो वो कोवेरियंस के कोएफिशिएंट को जब हम कैलकुलेट करते हैं तो कोरिलेशन का कोएफिशिएंट बन जाता है। क्लियर है? तो इस वजह से जो हम इस तरीके से कहते हैं कि ये कोवेरियंस का जो एक तरीके से कोरिलेशन जो वो कोएफिशिएंट है। अब यहाँ तक की बात समझ आई या नहीं आई वो बताइए। क्लियर है? क्लियर है भाई? यहाँ तक का सबको समझ आ गया ना? यहाँ तक में किसी को कोई डाउट हो तो बता दीजिए। ओके, अब देखिए कोवेरियंस ऑफ एक्स और वाई कैसे कैलकुलेट करोगे, तो आप कहोगे सिग्मा डी एक्स डी वाई अपॉन एन। ये क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, डी एक्स डी वाई अपॉन एन। भाई अगर जिन्होंने जिनका ईएफएम है और जिनको इसमें थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही है, तो मैं अभी क्लास जो है इसके बाद में जस्ट बाद में ये जो है सारी क्लासेज जो आप वाले में अपडेट कर दूंगा। कल दिन में आप क्या कर दीजिएगा, इसको एक बार फास्ट फॉरवर्ड के अंदर सारी क्लासेज जो वो देख लीजिएगा। तो क्या हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, दोनों अंडर रूट में डिवाइड बाई दोनों की पावर 1/2 है, तो क्या गुणा कर सकते हैं क्या? बिल्कुल, डी एक्स स्क्वायर डी वाई स्क्वायर अपॉन एन इंटू एन क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर। एन की पावर जो है वो यहाँ स्क्वायर और यहाँ 1/2 है, तो ये क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। तो हम इसको क्या इस तरीके से लिख सकते हैं क्या, सिग्मा डी एक्स डी वाई अपॉन एन बाई एन इंटू डी एक्स स्क्वायर डी वाई। क्लियर है भाई? ये जो है अपन इसको क्या कर सकते हैं, इस तरीके से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये है इसका डायरेक्ट मेथड। ये है इसका डायरेक्ट मेथड। जब क्या हो, अर्थमेटिक मीन जो वो एक एब्सोल्यूट अमाउंट हो, तो ये फॉर्मूला यूज करते हैं। अगर ये एब्सोल्यूट मेजर नहीं है और अगर वो फ्रैक्शन के अंदर है, तो हम क्या करते हैं, शॉर्टकट फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। फॉर्मूला नोट्स में लिखा हुआ है, एक दो बार देख लीजिएगा। बाकी इससे सीधा क्वेश्चन जो वो फॉर्मूले पे पूछा जा सकता है कि भाई किस तरीके से कैलकुलेट होगा। तो जिस तरीके से अपन एज्यूम मीन कैलकुलेट करते हैं, वहां तक का जो है वो अपने को उसके हिसाब से एक फॉर्मूला से फॉर्मूला देख लीजिएगा। और जहाँ भी नोट्स के अंदर लिखा हुआ ना, एक बार पढ़ लें इस तरीके से, तो उसके अंदर जो वो इतना ज़्यादा उसको क्या कहते हैं, उससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछने के चांसेस नहीं है, इस वजह से वहाँ पर लिखा गया है।
तो वहाँ फॉर्मूले के ऊपर एक दो बार आप ध्यान से देख लीजिएगा तो आपको समझ आ जाएगा। बाकी एक बार लास्ट में नोट से जब हम पढ़ेंगे तो इसको वापस उसको क्या कर देंगे, देख लेंगे। क्लियर है। यहाँ पर अब जो है सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसके पूछे जाने के चांसेस कहाँ से बनते हैं, इसकी एजम्पशन से, एजम्पशन ऑफ कार्ल पियर्सन। तीन एजम्पशन है। पहले तो इसने क्या कहा कि कैजुअल रिलेशनशिप, इसका मतलब क्या है कि मैं ये मान के चल रहा हूं कि जो दो वेरिएबल है उनके अंदर क्या है, कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशन है। क्लियर है, क्या माना गया? हाँ बिल्कुल, कैजुअल रिलेशनशिप, कैजुअल रिलेशनशिप मतलब कि कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशन है। कि इसने कहा कि मैं ये मान के जो चल रहा हूँ कि जैसे अगर फादर की हाइट और सन की हाइट की मैं स्टडी कर रहा हूँ तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि फादर की हाइट जो वो कॉज है तो सन की हाइट उसका इफेक्ट है, या फिर रेनफॉल जो है कॉज है तो फसल जो है कितनी हो रही है वो उसका क्या है, इफेक्ट है। ये मैं पहली एजम्पशन जो वो मान के चल रहा हूँ। दूसरा जो वो क्या है, उसने कहा लीनियर रिलेशनशिप, कि जो रिलेशनशिप इनके बीच में बनेंगे वो क्या होंगे, लीनियर होंगे, मतलब कि उनके बीच एक रेशियो जो वो कांस्टेंट होगा, और जब इनको ग्राफ के ऊपर बनाओगे तो एक लाइन जो वो बनेगी। हमने कहा ठीक, मान तो रहे हो ये कि ये डीमेरिट्स में आ जाएगी कि इसकी एक एजम्पशन है कि लीनियर रिलेशन है। क्लियर है। अब रिलेशन जो है वो इसने ऐसी क्यों रखी, तो इसकी कैलकुलेशन इसके बिना बैठ नहीं पाती, इस वजह से इसने ये वाली एजम्पशन ली। उसके बाद में तीसरा जो वो क्या कहा इसने, नॉर्मेलिटी। समझिएगा कि एक वेरिएबल पर बहुत सारे फैक्टर्स का इफेक्ट आता है। समझिएगा, ये क्या कहता है कि कोई भी एक चीज होगी, जैसे फसल जो है, ये जो फसल है तो इस फसल के ऊपर क्या होगा, बहुत सारे इफेक्ट आएंगे। जैसे टेम्परेचर का आएगा, जो जमीन है वो कैसी है वो आएगा, बीज कैसे इस्तेमाल किया वो आएगा, पानी कब कब दिया वो आएगा, इस तरीके के बहुत सारे कारण जो वो आएंगे कि ध्यान रखा या नहीं रखा, कोई पशु तो नहीं आ गए वगैरह, इस तरीके के बहुत सारे फैक्टर काम करेंगे। तो इस वजह से ये क्या होगा, अल्टीमेटली क्या होगा, ये इस तरीके का एक नॉर्मल कर्व जो वो बनेगा। नॉर्मल कर्व मतलब कि मिड में जो वो सबसे ज्यादा डाटा होंगे या सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, और जैसे जैसे एक साइड के अंदर कि नॉर्मली सबकी फसल जो क्या होगी, एक जैसी होगी, एवरेज फसल होगी। कुछ एक ऐसे होंगे जिनकी फसल बहुत ज्यादा ज्यादा अच्छी होगी, बहुत कुछ एक जो वो होंगे जिनकी फसल बहुत कम खराब होगी। तो बहुत ज्यादा अच्छी वाले भी बहुत कम होंगे और बहुत ज्यादा खराब वाले भी बहुत कम होंगे। नॉर्मली जो क्या होंगे, बहुत सारे फैक्टर है, जैसे कि कोई एक फैक्टर बढ़ा देगा तो दूसरा इफेक्ट उसका इफेक्ट क्या करवा देगा, थोड़ा कम करवा देगा। तो अल्टीमेटली ये जो है वो बेल शेप बन जाएगा। समझ पा रहे बात, ये इसकी तीन क्या थी, तीन इसकी एजम्पशन थी। अब तीन एजम्पशन थी तो डीमेरिट्स के अंदर पहली तो सीधी सी बात है कि इसके ऊपर जो वो जो लीनियर रिलेशन वाली जो इसने ली है उसके ऊपर जो वो आएगा ही कि भाई लीनियर रिलेशन का कैसे ले लिया। पहले इसके मेरिट्स देख लेते हैं कि भाई इसके मेरिट्स क्या है। पहली बार जो है वो किसी ने आया जिसने डायरेक्शन एंड क्वांटिटी ऑफ को रिलेशन बताया। अभी तक जो भी थे वो सारे के सारे क्या कर रहे थे, सिर्फ डायरेक्शन बता रहे थे, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। इसने डायरेक्शन के साथ साथ आर कैलकुलेट करके बताया कि अगर आप आर कैलकुलेट करोगे तो आर इतना आएगा। दूसरा इसने क्या बताया, डायरेक्शन, और डायरेक्शन बताया, और उसके बाद में दूसरा इसने क्या बताया कि
और इसने कहा कि अगर आपने ये कोरिलेशन जो है, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जो समझ लिया, तो उसके बाद में आप क्या कर सकते हो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल की, जैसे कि बारिश 200 होगी तो फसल कितनी होगी, इस तरीके का कैलकुलेट कर सकते हो, जो कि अपन रिग्रेशन के अंदर यही पता करेंगे। क्लियर है? तो इसने कहा कि ये जो इसके मेरिट्स है, एक तो पहली बात तो डायरेक्शन और क्वांटिटी दोनों बताया, और दूसरा दूसरा कहा कि आप आगे जब अलग चैप्टर पढ़ोगे तो वहां पर जो मेरे हिसाब से ही क्या होगा, प्रिडिक्शन वगैरह में काम आएगा। फिर जो इसके डीमेरिट्स, डीमेरिट्स की बात करें अगर, तो पहली बात तो क्या की कि कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन है, कि कैलकुलेशन करना जो वो क्या है, भारी है। दूसरा, लीनियर रिलेशनशिप वाली इक्वेशन हमेशा हमेशा नहीं होती है। कि भाई दो वेरिएबल में आपने तो कह दिया कि लीनियर रिलेशन है, लीनियर रिलेशन हो कोई जरूरी नहीं है। और तीसरा जो है एक अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू से अफेक्ट होता है, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन भी होता है, और ये भी अर्थमेटिक मीन का इस्तेमाल कर रहा है, इस वजह से अर्थमेटिक मीन भी होता है, तो ये भी होगा। क्लियर है? यहाँ तक का कोई हो तो बताइए भाई, यहाँ तक कोई डाउट है क्या? क्लियर है? इसके बाद में इसकी प्रॉपर्टीज आती है। प्रॉपर्टीज के अंदर जो है वो एक तो इसकी लिमिट जो है वो कितनी होती है, -1 टू +1 के बीच आएगा। ये जो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जो कैलकुलेट होगा वो -1 से कम नहीं होगा और +1 से ज़्यादा नहीं होगा। दूसरा जो है इसका क्या है, ये डायमेंशन लेस मेजर है। मतलब कि डायमेंशन लेस मेजर का मतलब ये क्या है, ये इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज इन ओरिजिन एंड इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज इन स्केल है। मतलब कि अगर एक कोई कांस्टेंट वैल्यू सब में ऐड कर दो, दोनों सीरीज में ऐड कर दो, तो भी ये वैसा ही रहेगा। अगर एक कांस्टेंट वैल्यू दोनों सीरीज में लेस कर दो तो भी ये वही रहेगा। एक कांस्टेंट वैल्यू दोनों सीरीज में मल्टीप्लाई कर दो तो भी ये वही रहेगा। एक कांस्टेंट वैल्यू दोनों में से डिवाइड कर दो, दोनों में डिवाइड उसका भाग दे दो, तो भी ये क्या रहेगा, सेम रहेगा, उसके ऊपर कोई भी चेंज नहीं आएगा। तीसरी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जिसके ऊपर क्वेश्चन बनता है, जिसको अपन रिग्रेशन के अंदर पढ़ेंगे, ये क्या है, ये जियोमेट्रिक मीन ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट है। कि रिग्रेशन कोएफिशिएंट जो है उनका ये क्या है, जियोमेट्रिक मीन है। मतलब कि आर इज इक्वल टू क्या होगा, बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स। अब बी एक्स वाई और बी वाई एक्स जो वो अपन क्या करेंगे, रिग्रेशन के अंदर पढ़ेंगे। क्लियर है भाई यहाँ तक का? बिल्कुल, आइडियल मेजर जो है वो ये है। और आइडियल मेजर क्यों है, क्योंकि इसने अर्थमेटिक मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन को इस्तेमाल किया। अब अर्थमेटिक मीन को इस्तेमाल करने से ये आइडियल मेजर क्यों हो गया, क्योंकि वही जो स्टैंडर्ड डेविएशन के वक्त अपन ने पढ़ा था कि ये जो है वो क्या हो जाता है, उससे स्क्वायर जब करता है स्टैंडर्ड डेविएशन तो वो सबसे बेस्ट है, और अर्थमेटिक मीन
का इस्तेमाल करता है, इस वजह से स्टैंडर्ड डेविएशन बेस्ट है, और ये स्टैंडर्ड डेविएशन और अरिथमेटिक मीन का इस्तेमाल करता है, इस वजह से ये बेस्ट मेजर है। बाकी जो है वो सारे सारे इसके जैसे नहीं है उतने अच्छे। क्लियर है? तो यहाँ तक का आप एक बार देखिएगा, और नेक्स्ट जो है वो अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर इससे आगे का जो पढ़ के इसको कंप्लीट करेंगे। इसके प्रोबेबल एरर और स्टैंडर्ड एरर वगैरह जो है वो अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर देख लेंगे। कल जो है वो आपका टेस्ट रहेगा, तो अच्छे से तैयारी कीजिएगा, और कोई डाउट वगैरह हो तो अभी बता दीजिए इस वाली क्लास के अंदर। बिल्कुल, टेस्ट जो है वो दोनों लैंग्वेज के अंदर देंगे, और टेस्ट लगभग 12 बजे होगा ना, 12 बजे तक जो है वो अपडेट कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें ना, और कोई डाउट हो तो भेजते रहिएगा। बिल्कुल, दोनों के कल। देखो, स्टेट्स में फॉर्मूले याद करने के लिए तो अभी जो है, अभी एक बार इनको देखते जाओ, जैसे नो अल्टीमेटली देखो, एक्चुअल में क्या होता है, लोगों को लगता है कि भाई कोचिंग जो अपन जब करते हैं तो वो इस वजह से करते हैं ताकि कुछ चीजें समझे। अगर ये किताबें आप खुद से पढ़ते हैं ना, तो आप भी इतना ही इसी तरीके से समझते हैं। आपको फायदा क्या मिलता है? फायदा मिलता है आपका जो समय जो है वो क्या हो जाता है, कम लगता है। क्यों? क्योंकि ये नोट्स बनाने में आप समय लगाते, वो हम लगा रहे हैं। 4-5 किताबें पढ़ के उसको समरी करना, उसमें जितना समय लगता है वो क्या हो जाए, आपके पास कम हो जाए। तो उससे उसका निष्कर्ष जो है वो क्या है, ये शॉर्ट नोट्स है। अब इन शॉर्ट नोट्स को आप 2-3 बार देखोगे ना, तो सीध पहली बात तो ये समझने कि अपना जो क्वेश्चन है एग्जाम पेपर जो है वो क्या है, ऑब्जेक्टिव है। तो उस केस के अंदर एमसीक्यू जो है अपने सामने अवेलेबल होगा, तो एमसीक्यू अवेलेबल होगा मतलब आगे वाला याद तो दिलाएगा। जिस फॉर्मूले का कॉन्सेप्ट है उसका तो कॉन्सेप्ट समझना है। क्लियर है? और जो फॉर्मूला कॉन्सेप्ट नहीं है और सिर्फ फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले को आप क्या कीजिएगा, नोट्स को बार बार देखिएगा, तो अल्टीमेटली आप उसे क्या करना शुरू कर दोगे, पहचानना शुरू कर दोगे। जैसे बिल्कुल सही बता रहे हैं भाई, करमवीर जो है वो आप सही बता रहे हैं, जब तक देखो तब तक वो याद ना हो जाए, उसको कंटिन्यूस अगर आप देखोगे तो वो अपने आप उसके माइंड के अंदर जो वो पिक्चर बनने शुरू हो जाएगी। कुछ फॉर्मूले तो याद करने पड़ेंगे। देखो, कुछ चीजें जो फैक्ट बेस्ड ही आती है, जैसे कार्ल पियर्सन ने ये फॉर्मूला किस टाइम में दिया था, या कार्ल पियर्सन और ये फ्रांसिस गैल्ट्रॉन जो थे उन दोनों ने ये काम किया था, तो ये अब इन दोनों के नाम और इस तरीके की चीजें जो वो याद करनी पड़ेगी, शॉर्टकट फॉर्मूला जो है वो याद करने पड़ेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है भाई, ये जो शॉर्ट नोट्स है ना, इनको आप कंटिन्यूस देखते रहिए, कंटिन्यूस पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। कोई जरूरी नहीं है कि जल्दी से अपन कोर्स खत्म करें, कोर्स जल्दी खत्म करने से बेहतर है कि आप टाइम पर रिवीजन जो वो ज़्यादा से ज़्यादा करते रहें, क्योंकि रिवीजन बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसी वजह से जो शुरुआत के अंदर अभी आप जल्दी में जुड़े हो, तो इसका फायदा तभी होगा जब आप मल्टीपल रिवीजन जो वो करोगे, क्योंकि एग्जाम से पहले आपका कॉन्फिडेंस इस बात पर डिपेंड करेगा कि आप कितनी बार इस चीज़ों को पढ़ चुके हो। अगर आपके मन में होगा कि मैंने इसको अच्छे से रिवाइज कर चुका हूँ, मैं 5-6 बार रिवीजन कर चुका हूँ, 10-12 बार रिवीजन कर चुका हूँ, तो उस केस के अंदर जो वो देखो, जो फॉर्मूले समझने वाले हैं वो तो समझने ही है, ताकि समझना, देखिएगा, समझते इसीलिए हैं ताकि याद आसानी से हो। बाकी अल्टीमेटली जो पास होंगे वो रणछोड़ दास झांझर नहीं होते हैं, वो जो है वो जो रट्टू होता है चतुर वही होगा। क्लियर? तो चीजें रटनी है, समझते हैं इस वजह से ताकि अपने को वहां पर कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो कर दें। कुछ क्वेश्चन फैक्ट बेस्ड आते हैं,
जिनको रटने से ही काम चलता है तो वो रटने ही पड़ेंगे। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में बेसिक्स ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग के जो शुरू वाले सेशन थे ना, जिसके अंदर जो वो दे रखे थे, अकाउंटिंग प्रोसेस शुरू होता है उससे पहले वाले, जो शुरुआत वाले जो थे ना, जिसके अंदर जो अपन ने बेसिक देख रखा था कि भाई डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है और अकाउंटिंग प्रोसेस क्या होता है, इसका इन्वेंशन वगैरह किसने किया था, अकाउंटिंग पॉलिसी क्या होता है, कन्वेंशन क्या होता है, शुरुआत वाली जो 4-5 क्लासें थी वो क्लियर है भाई। अभी इंट्रोडक्शन का प्रोसेस का अपन नेक्स्ट वाले में ले लेंगे। क्लियर। और बाकी जैसे ऐसा है कि भाई कोई ये ना कहे कि सर ये सिलेबस में था नहीं या आपने बताया नहीं था, उसमें से क्वेश्चन जो पूछ लिया, तैयार जवाब हर किसी के लिए रहिएगा। ज़्यादा क्वेश्चन इंट्रोडक्शन से होंगे, बाकी क्वेश्चन जो वो किसी से भी कोई भी चीज़ पढ़ाई हुई है उसमें से पूछा जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, पढ़ते रहे, है ना।